मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, नेपाल में तख्ता पलट हो गया है और नेपाल की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की जी ने अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। ये नेपाल में जो भी घटनाक्रम घटित हुए उनका अपडेट है। यहाँ पर आकर के अब स्थितियाँ बदलने वाली हैं, उसकी हमें प्रतीक्षा है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बीच में नेपाल में जो कुछ भी घटित हो रहा था उन सब की जानकारियां आपको हैं। उनके बारे में बहुत विस्तार से बात करने की मैं ज़रूरत नहीं समझता हूं। आप हो सकता है कि मुझसे ये प्रश्न करें कि सर ये घटना तो बहुत पहले से घटित हो रही थी, तो आपने इतना वक्त इसके लिए क्यों लिया? देखिए, सीधी सी बात है कि मेरा ये जो डेली ऑडियो लेक्चर है, ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन को समर्पित है। ये सीधे सीधे न्यूज़ चैनल नहीं है। मैं उन्हीं घटनाओं की चर्चा कर रहा होता अपने डेली ऑडियो लेक्चर में जो आप अखबारों में पढ़ रहे थे या दूसरे प्लेटफॉर्म पर आपको देखने और सुनने को मिल रहे थे। उससे क्या हो जाता? उससे कुछ नहीं होता। अब जबकि घटनाएं लगभग लगभग स्थिर सी हो गई हैं, मैंने इस पर बात करना जरूरी समझा और मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि यहाँ मैं घटनाओं का क्रम से उल्लेख करने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि एग्जामिनेशन में वो पूछे नहीं जाने हैं। लेकिन उन घटनाओं को ज़रूर मैं आपके सामने रखूँगा जो एग्जामिनेशन में आंसर राइटिंग में आपकी मदद कर सकेंगे। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना। हमारा फुल ऑनलाइन कोर्स है जिससे ऑप्शनल सब्जेक्ट को छोड़कर हम प्री मेंस और इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराते हैं। इसके सभी 1000 घंटे के लेक्चर्स वेल एडिटेड और एनिमेटेड हैं। इसके जो 90% लेक्चर हैं मैंने तैयार किए हैं और मैं स्पेशली बताना चाहूँगा कि हमने इसमें पढ़ाया नहीं है बल्कि समझाया है। आपको इसकी पूरी जानकारी हमारे मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले दो तीन महत्वपूर्ण बातें। नेपाल में आंदोलन हुआ। अखबारों में आपने पढ़ा है कि इस आंदोलन को जेन जी का आंदोलन कहा गया। जेन यानी कि जनरेशन। जनरेशन जी अंग्रेजी में जी के लिए इस्तेमाल किया जाता है जेड। जेड हिंदी में इसे हम कहते हैं जी, जनरेशन जी। जनरेशन जी के बारे में भी आप जानते हैं। ये माना जाता है सामान्यतः कि 96 97 से लेकर के 2012 तक जो बच्चे पैदा हुए उन्हें जनरेशन जी में शामिल किया जाता है। यहाँ आपके दिमाग में एक बात आ सकती है कि 2012 तक क्यों? 13 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन सामान्यतः आप एक आधार लेकर के चलते हैं। अब जो जनरेशन गैप माना जाता है वो 15 साल का माना जाता है। इससे पहले जनरेशन गैप 25 सालों का माना जाता था। अब जो सोसाइटी है बहुत ही फास्ट मूविंग, फास्ट चेंजिंग सोसाइटी हो गई है। 15 साल में एक पीढ़ी और दूसरे पीढ़ी के जो वैल्यूज़ हैं उनमें बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन दिखाई देते हैं और ये कमाल किया है सोशल मीडिया ने। तो ये है जनरेशन जी। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जनरेशन को लेकर के फ़िलहाल कुछ जनरेशन्स जो पिछले से लेकर के अभी तक आई हैं उनके अलग अलग नामकरण हैं, उनके अलग अलग अपने तरीके से चरित्र हैं। उनके बारे में मेरा अलग से एक डेली ऑडियो लेक्चर है। बेहतर होगा, क्योंकि जनरेशन जी की काफ़ी बात हो चुकी है, तो आप उसे एक बार ध्यान से सुन लें। इसने ये क्रांति की है और ये जो क्रांति रही है यह हिंसक क्रांति रही है। अखबारों में आपने पढ़ा है, टीवी चैनल्स पर आपने तस्वीरें देखी हैं। भयावह आगजनी, एक तरीके से मार काट की स्थिति। संसद भवन जहां फूंक दिया जाए, राष्ट्रपति के निवास को जला दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट में आग लगा दी जाए, अच्छे खासे होटलों को खत्म कर दिया जाए, जलाकर नष्ट कर दिया जाए। ये बहुत ही भयावह था। ये जनरेशन जी ने किया। अब सवाल ये उठता है कि आंदोलन हुआ क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसे जानना। देखिए, सामान्य तौर पर अखबारों में जब आप पढ़ेंगे तो आपको यही मिलेगा और वो सच भी है कि वहाँ की सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया था और इससे जो वहाँ की जनरेशन जी है या जो नागरिक हैं कह लीजिए मोटे तौर पर, उनमें बहुत ज़बरदस्त रूप से आक्रोश पैदा हुआ। सरकार ने इस पर प्रतिबंध क्यों लगाया? आपको थोड़ा स्थिर मन से सोचना होगा। सरकार का ये कहना था कि भाई ये जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं वो हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन कराएं।
रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वो अपना काम करें, क्योंकि देखिए अगर सोशल मीडिया रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो सीधी सी बात है कि फिर उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उस देश के नियम और कानूनों का पालन करना पड़ता है। तो सरकार का ये कहना था, सोशल मीडिया इसके लिए तैयार नहीं थे। ऐसी स्थिति में सरकार के सामने कोई चारा नहीं रह गया था कि वो इन पर प्रतिबंध लगा दे। और मुझे लगता है कि ये किसी भी सार्वभौम देश का ये अधिकार है कि वो विदेशी जो इस तरह के प्लेटफॉर्म होते हैं या जो भी है उनके लिए कहे कि भाई आप हमारे यहाँ आकर के रजिस्ट्रेशन कराएं और हमारे नियम कानूनों का पालन करें। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। अब इसका अर्थ क्या निकाला गया? इसका अर्थ ये निकाला गया कि जो सरकार है वो जो असंतोष है लोगों में उनकी आवाज को दबाना चाह रही है। और नो डाउट इससे पहले सोशल मीडिया पर जन आक्रोश संबंधी खबरें आने लगी थी। जनता सरकार के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करने लगी थी। लेकिन जो जनरेशन जी है वो बकायदे सुप्रीम कोर्ट गई इसके खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया, यूं कह लीजिए कि जो वहां के लोग थे जिनमें सरकार के प्रति आक्रोश की भावना थी, उसने आग में घी का काम किया और एक प्रकार से विस्फोट हो गया। तो ये जो सोशल मीडिया है इसे आप इसका तात्कालिक कारण मान करके चलें। ये नेपाल में जो हिंसक आंदोलन हुआ है जिससे कि सरकार गिर गई है, सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा, वहां के प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा, मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ा, और मिनिस्टर्स वगैरह के साथ किस तरीके से वहां के लोगों ने बदसलूकी की है, मारपीट की है, ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यजनक है और चिंताजनक भी है। लेकिन आक्रोश तो आक्रोश होता है। तो दोस्तों ये तात्कालिक कारण था, सब कुछ यही नहीं था। नेपाल पिछले कुछ सालों से लगातार दुर्दशा की स्थिति में चल रहा है। देखिए वहां 2008 में गणराज्य की स्थापना हुई, जिसे आप कह लीजिए कि लोकतंत्र की स्थापना हुई। इससे पहले राजशाही थी वहां, ठीक है, स्थापना हो गई। 17 साल हो गए वहां गणराज्य को या लोकतंत्र को कह लीजिए। और इस बीच में न जाने कितने प्रधानमंत्री बदल चुके। अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं। न्यूनतम आंकड़े 12 के हैं, अधिकतम आंकड़े 14-15 के हैं। इतने प्रधानमंत्री बदल चुके। इनस्टेबिलिटी देखिए, सरकार में अस्थिरता देखिए। और जब सरकार में इस तरह की अस्थिरता होगी तो आप क्या लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन को संभाल करके रखेंगे? आप देश का किस तरीके से विकास करेंगे? लगातार अस्थिर सरकारें आती रहीं, लेकिन अस्थिर सरकार के साथ ही साथ जो सबसे बड़ी दुर्भाग्यजनक बात थी वो ये थी कि भ्रष्टाचार की स्थिति चरम पर थी। इस बीच में जो वहां के 3 प्रधानमंत्री हुए हैं, उन 3 प्रधानमंत्रियों के खिलाफ तो जबरदस्त रूप से भाई भतीजावाद और परिवारवाद के आरोप हैं। उनमें एक बहादुर देवबा थे, शेर बहादुर देवबा, दूसरे पुण्य कमल दहाल प्रचंड, और अभी तीसरे थे अभी जिनको रिजाइन करना पड़ा है केपी शर्मा ओली। इन तीनों पर न जाने भ्रष्टाचार के कितने आरोप हैं और पब्लिक देख रही है कि किस तरीके से इनका एक ही काम रह गया है कि कैसे अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाया जाए। आपने अखबारों में पढ़ा होगा, चैनल्स पर भी देखा होगा, वहाँ एक बहुत बड़ा होटल है जो बहुत बड़ी चेन है होटल की, हिल्टन, उसे जलाकर राख कर दिया गया है। ये विदेशी चेन है। आपके दिमाग में आ सकता है कि भाई विदेशी होटल को क्यों जलाया गया? इसलिए जलाया गया क्योंकि इस होटल में वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके बेटे का धन लगा हुआ था। तो हमें इस बात को समझना होगा कि सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया, यही इस आंदोलन का कारण नहीं था, यह उसका तात्कालिक कारण रहा है। लगातार लंबे समय से वहां भ्रष्टाचार चला आ रहा है, विकास के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। बेरोजगारी की दर बढ़कर के सोचिए कि लगभग 11% तक हो गई है, 11%। और आर्थिक असमानता इतनी ज्यादा हो गई है कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे। इसके बारे में मैं आपको ऑथेंटिक आंकड़े देता हूं, और ये आंकड़े हैं वर्ल्ड इनइक्वलिटी डाटाबेस। उसमें यह बताया गया है कि नेपाल में जो टॉप 1% जो जनसंख्या है वो हर साल 13.4% इनकम पर अधिकार कर लेता है। 1% लोग 13.4% इनकम पर, और बॉटम के जो 50% लोग हैं उन्हें केवल 18.5% पर संतुष्ट रहना पड़ता है। ये इनकम की बात है। अगर हम वेल्थ की बात करें, संपत्ति के असमानता की बात करें, तो उसकी स्थिति तो और भी ज्यादा बुरी है।
जो टॉप के 1% लोग हैं, पूरी संपत्ति का 25% इन 1% लोगों के पास है, और नीचे के जो 50% लोग हैं उनके पास केवल 4% संपत्ति है। सोच करके देखिए। तो इस असमानता को इस विस्फोट के रूप में कभी न कभी सामने आना ही था। दोस्तों, हम लोग पिछले साल अक्टूबर में नेपाल गए थे। वहाँ स्थितियां हमने देखी। पर्यटन वहाँ का बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक स्रोत है, लेकिन हम लोगों ने देखा और पाया कि यहाँ पर्यटन के लिए कुछ भी विशेष नहीं किया जा रहा है। पर्यटन पर कोई खास निवेश नहीं है। वहाँ के अगर आप एयरपोर्ट को देखेंगे तो शायद आपको लगे कि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो पर्यटन पर निवेश किया जा सकता था, लेकिन वहाँ के लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं किया गया है, तो क्या हो रहा है, देश का आर्थिक विकास कैसे होगा। तो दोस्तों, ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से वहाँ असंतोष भड़का है, और ये उस असंतोष की अभिव्यक्ति ही नेपाल में इस क्रांति का आधार बनी है। ये थोड़ी सी बातें मुझे आप सबसे करनी थी। अब ये कहा जा रहा है कि शायद 6 महीने के अंदर वहाँ चुनाव करा लिए जाएंगे। ऐसा होगा या नहीं होगा, आने वाली स्थितियाँ इसके बारे में बताएंगी। तो दोस्तों, फिलहाल इस विषय पर बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।